मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग देखते हैं, है ना, डिफरेंसेस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री नया चैप्टर स्टार्ट किया था और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, और इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जिसको हम लोग पढ़ लिए थे, जैसे एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, जॉर्प्शन क्या होता है, डिजॉर्प्शन क्या होता है। ये चीज हम लोगों ने देख लिया था और एक होमवर्क भी दिया था डायग्राम के आधार पर, तो उसमें कुछ लड़के बना कर भेजे भी थे जो सही था, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखेंगे सबसे पहले कि एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टैग लगाइएगा, ठीक है ना। पूछता है क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है ना, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, पूछ देगा क्वेश्चन की एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और बारी बारी से हर पॉइंट को मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो डिफिनीशन लिखना है ना, कि एडजॉर्प्शन क्या होता है उसका डिफिनीशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसका डिफिनीशन। तो पिछले क्लास में पढ़ा था कि व्हेन एनी पार्टिकल गेट एक्युमुलेटेड ऑन द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट मतलब सरफेस पे, रादर देन बल्क इज कॉल्ड क्या, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा डिफिनीशन, व्हेन एनी पार्टिकल गेट पेनिट्रेट इनसाइड द बल्क इज कॉल्ड क्या, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर एडी है, एडी एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पर क्या है, ए बी है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा चीज क्या कहता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है, जैसे मान ली कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन दिखा रहा हूं मैं, ये हमारा कोई सॉलिड मैटर है और यहाँ पर कोई गैसियस मैटर है या लिक्विड मैटर है, कुछ भी मैटर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि इसके जा करके सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है। चूंकि एडजॉर्प्शन सरफेस पे होता है इसीलिए इसको सरफेस फिनोमेना बोला गया, कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, एक सरफेस फिनोमेना है, जबकि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक बल्क फिनोमेना है। मतलब कि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता था कि पार्टिकल इनसाइड द बल्क आ जाते थे, है ना, तो इनको बोला जाता था बल्क फिनोमेना। क्लियर हो गया पहला डिफिनीशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या था कि सरफेस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, जबकि एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमेना है। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन जो होता है फास्ट प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, फास्ट होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। कहता है क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल मैक्सिमम एट द सरफेस। मान लीजिए सपोज दैट कि हम लोग बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन का, और कहता है कि ये जो पार्टिकल है जो इसके सरफेस पे जा करके एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कहता है क्या कि एब्जॉर्प्शन के केस में जो पार्टिकल इसके सरफेस पे जो जा करके एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, इस पार्टिकल का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर मोल पर लीटर नहीं समझना है, कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि इस पार्टिकल का अमाउंट कहां पर सबसे ज्यादा एक्युमुलेट करेगा, इसके अमाउंट को कंसंट्रेशन बोला गया, ठीक है ना। इसके अमाउंट कहां पर सबसे ज्यादा होगा, ये बल्क के अंदर में होगा या सरफेस पे होगा। तो चूंकि एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, इसीलिए एक्युमुलेशन ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो मैक्सिमम कहां पर दिखेंगे, आपको सरफेस पे देखेंगे। जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में, एब्जॉर्प्शन क्या था, एक बल्क फिनोमेना था, तो पार्टिकल कहां पर आते थे, बल्क में आते थे। तो एब्जॉर्प्शन के केस में जो पार्टिकल होंगे उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम कहां होगी, बल्क में होगी, इनसाइड द बल्क। और लॉग हो गया। तो ये चार पॉइंट जो है आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर याद रखिएगा, इसको बोर्ड में पूछता है 2 नंबर का, ठीक है ना। चलिए बेटा इसको आते हम लोग लिखेंगे, नोट करके लिखिए, थोड़ा सा कुछ कुछ नोट करके बातें करेंगे हम लोग, है ना। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बातें हैं, नोट कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग नोट करके।
नोट करके लिखेगा। नोट में पहला नोट करते हैं, कहता क्या है ना। आप इस पॉइंट को आप अंतर में भी डिफरेंसेस में भी डाल सकते थे, लेकिन मैं साइड से करवा देता हूं। जैसे देखो मैंने लिखवाया था कि एब्जॉर्प्शन जो होता है फास्ट प्रोसेस होता है और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ पर फास्ट या स्लो बोलने का क्या मतलब है, देखिए ये हमारा कुछ सरफेस है, कोई भी पार्टिकल जा करके यहाँ पर क्या करेगा, तुरंत जा करके एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, इसलिए इसको बोल देगा फास्ट। होता यूं है कि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि जब शुरुआत जब होती है बिगिनिंग के समय में, तो इसका एब्जॉर्प्शन का रेट बहुत क्या होता है, फास्ट होता है, तो लोग बोलता है कि फास्ट प्रोसेस होता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि इसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब इसको यहाँ पर एब्जॉर्ब होने की जो कैपेसिटी होगी वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होते चला जाता है, ठीक ना। शुरुआत में क्या होता है, फास्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होने लगता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि पार्टिकल जो होगा वो आराम से एक यूनिफॉर्मली रेट से, एक कांस्टेंट रेट से, यूनिफॉर्मली एक समान, है ना, शुरू का हो चाहे लास्ट का हो, अंत में, यानी चाहे बिगिनिंग बोलिए चाहे लास्ट में बोलिए, ये पार्टिकल धीरे धीरे यूनिफॉर्मली क्या होगा कि पूरे बल्क में जाकर के क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा एक समान। तो इसीलिए इसको बोला गया स्लो प्रोसेस। क्या बोला गया इसको, स्लो प्रोसेस, और इसको क्या बोला गया, फास्ट प्रोसेस। क्लियर है, चलिए लिख देंगे पहला चीज कि द एब्जॉर्प्शन, लिखेंगे यहां पर द एब्जॉर्प्शन इन बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, शुरू में, द एब्जॉर्प्शन इन बिगिनिंग इज वेरी फास्ट या रैपिड बोल सकते हैं। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, बट आफ्टर सम टाइम it become स्लो, है ना। देखेंगे दूसरा में, द एब्जॉर्प्शन जो होगा, द एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज occurs at यूनिफॉर्म रेट, मतलब कि एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, मतलब कि कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट रेट से जाएगा। ऐसा नहीं कि शुरुआत में बहुत तेजी से जा रहा है और फिर धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये हमारा सरफेस है, तो जब तक इसका सरफेस पूरी तरीके से कवर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, जब तक पूरी तरह से इसका सरफेस कवर नहीं हो जाएगा तब तक ये एब्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, फास्ट होते जाएगा। एब्जॉर्प्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ कि फास्ट बिगिनिंग में क्यों फास्ट, क्योंकि जब तक इसका पूरा सरफेस भर नहीं जाता तब तक वो फास्टली क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करते जाएगा। लेकिन जैसे इसका पूरा सरफेस जब एक लेयर बन जाएगा फिर भी एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, लेकिन उसका रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि जगह तो है नहीं। अब पार्टिकल आएगा तो धीरे धीरे जहां था इसको एडजस्ट करेगा। आई बात समझ में, देखते होंगे जब क्या उसको बोलते हैं हम लोग, जब क्लास खाली रहता है ना, तो ऐसे क्लास की बात नहीं करते हैं, आप लोग मूवी देखने जाते होंगे, है ना, तो मूवी में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर तो पट्टा में तो खैर स्टैंडर्ड हो गया, आपने टिकट लिया तो चले। गांव देहातों के सिनेमा हॉल में देखते होंगे कि लोग टिकट कटा करके क्या करता है कि लाइन में खड़ा होता है, और जैसे ही गेट कीपर गेट खोलता है तो सब धड़ल्ले से एक बार हो जाता है, फास्ट होता है। लेकिन जैसे ही टाइम खत्म हो जाता है शो का, मतलब शो स्टार्ट हो जाता है, मूवी जब स्टार्ट हो जाती है तो उस समय उसके बाद धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, आते जाते हैं, यानी सीट जब भर जाता है लोगों का आना बिल्कुल धीरे धीरे हो जाता है। बिगिनिंग में फास्ट, है ना, यहाँ पर भी क्या था, सारे सीट इसके सारे जगह खाली थे, तो बिगिनिंग में एकदम फास्ट हुआ, सारे भर गए तो फिर धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन ऐसा केस एब्जॉर्प्शन के केस में नहीं होता है ना, वो धीरे धीरे अपना जो उसका रेट है, चाहे बिगिनिंग का हो चाहे लास्ट फेज का हो, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म रेट से क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर है, चलिए, द एब्जॉर्प्शन इज द ऑलवेज अकर्स एट क्या, यूनिफॉर्म रेट, यहाँ पर लिख दे रहे हैं यार, कॉमा के बाद यूनिफॉर्म रेट इन बिगिनिंग आइदर EITHER आइदर इन बिगिनिंग
बिगिनिंग और इन लास्ट, ठीक है ना। बिगिनिंग या क्या होगा बाबू, लास्ट होगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा नोट करके लिख लीजिएगा। कहता है क्या, एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या होता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है और निगेटिव एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है। देख, मान लो सपोज दैट कि यहां पर कोई सॉलिड सरफेस है, क्लियर है, और यहां पर कोई पार्टिकल है इस तरीके से, क्लियर है। यहां पर क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल और भी हैं जो यहां पर एब्जॉर्प्शन भी होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो इसके सरफेस पे जाकर के एडजॉर्प्शन भी होगा, एब्जॉर्ब भी होगा। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहता है क्या है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो एडजॉर्ब पार्टिकल होगा, ठीक ना, वो एब्जॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा हो जाए। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से ज्यादा हो जाए, यानी कि एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है और एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। दूसरा केस निगेटिव एडजॉर्प्शन किसको बोलते हैं, जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए, ठीक ना, किसके रिस्पेक्ट में, एडजॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोला जाएगा निगेटिव एडजॉर्प्शन। मतलब कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन से ज्यादा एडजॉर्प्शन, और निगेटिव एडजॉर्प्शन का मतलब है क्या कि एडजॉर्प्शन से ज्यादा एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया, लिख लीजिए, सब टर्म है, ठीक ना, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, है ना, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। देखेंगे, इफ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन या मोर देन, जो भी लिखिए, ग्रेटर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन then it is called positive adsorption। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा लिख लेंगे हम लोग, निगेटिव एडजॉर्प्शन। निगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, लिखेंगे, इफ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऐसे कर लो, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ग्रेटर था तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेसर देन एब्जॉर्प्शन, then it is called negative एडजॉर्प्शन। आई बात में, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या करेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है देख लिया हम लोगों ने। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का मतलब एडजॉर्प्शन ज्यादा हो एब्जॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में, और नेगेटिव एडजॉर्प्शन का मतलब एडजॉर्प्शन कम हो एब्जॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में। नोट डाउन, 4 पॉइंट हो गए। देखते हैं 5वां पॉइंट हटा देते हैं। चलिए 5th नंबर पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। 5th नंबर पॉइंट बोलता है, 5वां पॉइंट लिखिएगा, 5वां पॉइंट बोलता है एडजॉर्बेंट के बारे में। यहाँ पर एडजॉर्बेंट के बारे में, एडजॉर्बेंट का डिफिनीशन तो हम लोगों ने देख लिया था, तो इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जो होता है लिखिएगा, एल्यूमिना जेल होता है, दूसरा सिलिका जेल होता है ना, मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं, है ना, चारकोल होता है ना। चारकोल कहीं कहीं 2 तरह के बोलता है, कभी कभी बोल देता है एनिमल चारकोल बोल देगा, एनिमल चारकोल, और कभी कभी बोलता है प्लांट चारकोल बोल देता है ना। ये सब क्या है,
ये सारे के सारे जो है टोटल के टोटल सब क्या है, ये सब आपके एडजॉर्बेंट है। क्या है? एडजॉर्बेंट। मतलब किसी सॉलिड मैटर का ये सरफेस की तरह क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है ना? यानी कि इस पर क्या करेगा, कोई पार्टिकल जाकर के एक्यूमुलेट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। एक टर्म सुने होइएगा एक्टिवेटेड चारकोल, वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं जरा सा। हाँ देखेंगे, इसी में लिखेगा, एब्जॉर्बेंट में भी लिखेगा, एक टर्म होता है एक्टिवेटेड चारकोल। क्या होता है ना? तो याद रखिएगा कि व्हेन चारकोल हीटेड then it convert into activated charcoal, activated charcoal। ठीक ना? चारकोल समझते हैं ना? चारकोल का मतलब एक कार्बन का रूप है ना? कार्बन को ही क्या होता है, उसको जब कार्बन को क्या करते कि सफिशिएंट अमाउंट में जलाते हैं तो क्या बनता है, चारकोल का रूप होता है। ठीक ना? जैसे ठेठ भाषा में आप समझिए कोयला, ठीक ना? क्या है, एक प्रकार का चारकोल का ही रूप है, कोल। ठीक है ना? तो क्या होता है कि जब उसको हिट कर दीजिएगा तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक ना? और जब एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो वहां पर एडजॉर्प्शन का रेट क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। नॉर्मल जो एडजॉर्प्शन का रेट है उससे बढ़ जाता है, इसीलिए उसको एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल का क्या मतलब है, तो बोलिएगा कि जब चारकोल को जब हीट कर दिया जाएगा तो वो एक्टिवेटेड चारकोल बन जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल होने से क्या मतलब है, एक्टिवेटेड चारकोल होगा तो वहां पर एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है? ये सब टर्म है, कहीं मिल जाएगा, है ना? एल्यूमिना जेल हो गया, सिलिका जेल हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जेल हो गया, चारकोल हो गया, ये सब जितने भी हैं चारकोल में कहीं कहीं आपको टर्म मिलेगा एनिमल चारकोल। एनिमल से बना हुआ जो चारकोल होगा, चारकोल का मतलब कार्बन समझना। ठीक ना? एनिमल चारकोल, वैसे भी लिविंग बॉडी क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक होता है ना? प्लांट चारकोल, पेड़ पौधे वाला से जो चारकोल प्राप्त करेंगे, जैसे कि पेड़ पौधा, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि लकड़ी आप जलाते हो ना, तो लकड़ी जलाने के बाद क्या होता है कि उसका लकड़ी जलने के बाद जो राख जो उसका हो जाता है वो भी क्या प्रकार चारकोल है। तो चूंकि प्लांट बींग से लिया गया तो उसको प्लांट चारकोल बोल दिया गया। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मिटा दें इसको। इसमें सबसे ज्यादा दो का चर्चा ज्यादा होता है। एक होता है सिलिका जेल का और एक होता है नॉर्मली चारकोल का। तो देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। हालांकि एप्लीकेशन पढ़ना है हम लोग को, बट यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। मिटा दें, चलो चारकोल में ही लिखिएगा, है ना? उसके लिए पॉइंट अलग बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर लिख लेंगे हम लोग चारकोल में ही। लिखिएगा यहाँ पर स्टार दे करके, सिलिका जेल जो होता है, सिलिका जेल जो होता है, ये सब क्या है, एब्जॉर्बेंट है। ये लिखिएगा, इट इज यूज्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, यहाँ पर लिख देना वाटर, है ना? क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर या वाटर। ठीक ना? या बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कंट्रोल्ड द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है बाबा, आर्द्रता होता है, मॉइस्चर जो होता है। ठीक है? अब जैसे मान लो कि ये जो है रूम है और बहुत पसीना बॉडी से निकल रहा है या पूरा मॉइस्चर टाइप का किए हुए है, गर्मी पूरा लग रहा है। ठीक ना? रूम में आते ही लग रहा है कि मॉइस्चर है कहीं कहीं तरह का, तो कहीं पर भी रूम में क्या करो कि सिलिका जेल को जहां तहां रख दो। इस रूम में जो मॉइस्चर होगा वो सिलिका के, जैसे मान लो कि ये हमारे पास रूम है ना? और यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हमने इस कॉर्नर में हमने क्या किया है, सिलिका जेल रख दिया है। ठीक ना? और ये जो ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये सब रूम में प्रेजेंट क्या है, इस तरीके से मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है? तो होता क्या है कि ये क्या करेगा कि ये जो हमारा सिलिका जेल है, ये जो हमारा सिलिका जेल है, मतलब जो आपका एब्जॉर्बेंट जो है,
ये क्या करेगा, इस मॉइस्चर को क्या करेगा, इसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब करा लेगा, ठीक है। यानी कि इसके सरफेस पे जाकर के क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। जितने भी आपके पास हैं ये आपका सिलिका जेल उसके सरफेस पे जाकर के क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप देखे होइएगा कभी कभी, आप कभी कभी देखे होइएगा कि क्या होता है कि कोई सामान खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खरीदते हैं, उसमें देखे होंगे कि कहीं कहीं छोटा सा प्लास्टिक में पेपर में है ना रैप किया हुआ बढ़िया से, है ना, क्या होता है कि उसमें छोटा छोटा दाना रखा जाता है। वो एक्चुअली में होता क्या, सिलिका जेल होता है। क्या होता है कि वहां पर कोई मॉइस्चर की वजह से कोई पाइपमेंट खराब नहीं हो, है ना, तो उस मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। या फिर देखिए ना नॉर्मल जैसे मेडिकल दुकान से जो दवाई लाते हैं हम लोग, जो पैकेट के पैकेट या बंडल में होता है ना, जो डिब्बा में बंदर जो कैप्सूल होते हैं, उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा पुड़िया में देखिए इस तरह का छोटा छोटा पुड़िया इस तरह से डाल देता है, तो क्या करता है, वो सिलिका जेल होता है, वो क्या करता है कि उस दवा में मॉइस्चर नहीं डेवलप हो जाए, उस मॉइस्चर को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिलिका जेल का क्या करता है, एप्लीकेशन क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। दूसरा एक होता है, अभी बताया था चारकोल के बारे में। तो चारकोल क्या करता है कि कलरिंग मैटर को सेपरेट कर देता है, लिखेंगे इट सेपरेट द कलरिंग मैटर फ्रॉम कलर सॉल्यूशन या कलर्ड वाटर, है ना, इस तरीके से। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि ऐसे नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, हम लोग होली खेलते हैं तो कलर से खेलते हैं, आपको भी पता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि बकेट में क्या करते हैं, बकेट में पानी और कलर मिला देते हैं और मिलाने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। अब ये हमारे पास कलर्ड मैटर हो गया, ठीक ना। अब जैसे कि पानी हो गया और उसमें जो कलर मिलाते हैं, तो कलर जो मिलाते हैं वो कलरिंग मैटर हो गया, कलर मैटर हो गया, और मिलने के बाद एक कलर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक ना। अब इसमें से कहता है कि इसमें से कलर मैटर को आप अलग कीजिए, तो क्या करेंगे, इसमें चारकोल का छोटा छोटा टुकड़ा जो है इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। तो चारकोल के टुकड़ा को जैसे डालेंगे तो ये कलर जो मैटर हो गया, ये कलर सॉल्यूशन में जो कलर प्रेजेंट होगा वो कलर को क्या करेगा कि ये अपने सरफेस पे जो है जा करके इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। जितना भी कलरिंग मैटर है इसके सरफेस पे जा करके क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कलर अलग हो जाएगा और वाटर आपका अलग हो जाता है। कहता है कि चारकोल का जो इस्तेमाल करते हैं, इट सेपरेट्स द कलरिंग मैटर फ्रॉम क्या, कलर्ड सॉल्यूशन या कलर्ड वाटर, ठीक है। बाकी आगे एप्लीकेशन और पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसको भी पढ़ना है हम लोग को। तो वहां पर देखेंगे हम लोग गैस मास्क में होता है, क्रोमेटोग्राफी में होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में होता है, ठीक ना। चलिए मिटाता हूं इसको, हो गया, चलो आगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक चीज, एग्जाम्पल ऑफ, देखिएगा ये पॉइंट नंबर कितना था, शायद पॉइंट नंबर 6 था, ठीक ना, देख लीजिए, सॉरी पॉइंट नंबर 5 था, है ना, मैंने पॉइंट चेंज नहीं किया था। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 लिखेगा एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉमा एब्जॉर्प्शन एंड जॉर्सन है ना। एग्जाम्पल देखते हैं एब्जॉर्प्शन का, तो पहला लिखेगा एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है ना। जैसे देखो ये बोर्ड है और हमारे पास क्या है, चौक है, लिखने वाला चौक, खल्ली जिसको बोलते हैं, लिखते हैं गांव घर में देखे हुए है ना, या स्लेट पेंसिल पे अगर पढ़े होइएगा आप लोग, तो क्या करते हैं कि चौक से स्लेट पे लिखते हैं, तो चौक जो होता है जाकर तो स्लेट पर चिपक जाता है। जैसे इसमें मेरा इंक है, मैंने लिखा तो यहाँ क्या होगा, चिपक गया, है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया। लिख लेंगे यहाँ पर कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ chalk, CHALK, chalk on blackboard हो गया,
है ना। दूसरा लिखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ, यही नहीं एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन का। जैसे कि मान लो कि कोई ग्लास दिया हुआ है और इसके सरफेस पे कोई गैस आकर के चिपक गया, कोई मेटल है एजी है और इसके ऊपर क्या होगा आकर के ऑक्सीजन क्या हो गया एब्जॉर्ब हो गया, लिख लो, है ना। हालांकि सब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द मेटल सरफेस इट इज। लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का, ये तो एब्जॉर्प्शन का था, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल इसमें लिखिएगा स्पंज देखे हैं, है ना, जो आपके सोफा में चेयर में जो लगा रहता है, जब बैठते हैं और आराम से क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना आपको डाउन कर लेते हैं, है ना। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उस गद्दा को निकालिए वहां से, मतलब फोम को निकालिए और स्पंज को निकालिए और पानी में डाल दीजिए, तो मालूम चलेगा कि पानी धीरे धीरे सारे क्या करेंगे उसके अंदर चला जाता है। लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखिएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनसाइड द स्पंज। ठीक है। दूसरा होता है रसगुल्ला, देखो गुलाब जामुन, देखो रसगुल्ला क्या करता है कि रस में डूबा रहता है, तो रस क्या होता है, उस जो पनीर टाइप के जो पनीर से बनता है उसको क्या बोलते हैं, छेना या कुछ भी बोलते हैं, उसके अंदर रस क्या होता है पूरा का पूरा चल जाता है, तो वो भी क्या होता है मेरा एब्जॉर्प्शन का क्या है एग्जाम्पल है। तो लिख लो यहाँ पर, लिख दो यहाँ पर रसगुल्ला लिख दो, जो लिखना है लिख दो, या गुलाब जामुन जो भी होता है, ठीक है, जो उसके अंदर क्या होता है रस होता है। ठीक है। इसके बाद चना खाते हो आप लोग, अंकुरा हुआ चना जो खाते हैं, क्या करते हैं शाम में चना को डाल देते हैं, है ना, और जैसे ही डालते हैं तो सुबह में देखते थे कि चना का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या होता है कि वाटर जो होता है उसमें थोड़ा बहुत क्या करा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना। लिख देंगे यहाँ पर, बस करो बहुत है ना, समझ लीजिए, सब पूछता नहीं है, बिना मतलब कॉपी भरने जैसा है, मिटा दें इसको। और एक और एग्जाम्पल लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ जॉब्सन, मिटा दें इसको, जल्दी करो। लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ जॉब्सन, जॉब्सन का एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो जॉब्सन का एग्जाम्पल क्या होगा बताओ तो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जॉब्सन होता क्या है। जॉब्सन का मतलब मैंने बताया था कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, जॉब्सन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, डाइंग ऑफ DYING, डाइंग ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का मतलब क्या होता है, क्लॉथ, कपड़ा, CLOTH, क्लॉथ, है ना। आप देखोगे कि जैसे कि मान लो कि ये जो मैं टी शर्ट पहना है ना, तो ये जो टी शर्ट है किस कलर का है, शायद ब्लू कलर का है। अब इस ब्लू कलर को जब इसको बनाया गया होगा तो ओरिजिनली में ये ब्लू नहीं होगा, है ना। ये तो क्या होता है कॉटन, ये क्या उसको बोलते हैं, जूट का पास जो भी होता है उसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। तो उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, जब कपड़ा पूरा तैयार रहता है तब जाकर के इसको कलर करते हैं। जब डाइंग में जाते हैं, डाइंग मशीन में जब डालते हैं तो इसको डाल दिया जाता है। डालने के बाद क्या होता है कि ये जो कपड़ा का जो कलर है ये इसके सरफेस पर ही नहीं रहता है, बल्कि इसके अंदर तक चला जाता है, यानी कि बल्क के अंदर में, मतलब कि इनसाइड द बल्क भी जाएगा और इसके क्या होगा, इसके सरफेस पे भी रहेगा। ठीक है। तो ये जहां पर एब्जॉर्प्शन भी हो, एब्जॉर्प्शन भी हो, उसी को क्या बोलते हैं, जॉब्सन। तो डाइंग ऑफ फैब्रिक्स जो होते हैं, यानी कि कलर करना, डाइंग ऑफ फैब्रिक्स का मतलब होता है कलरिंग ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि क्लोथेस, है ना। यानी किसका एग्जांपल है, जॉब्सन का, मतलब कि जहां पर
एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या हो, ठीक है ना। मैंने क्या बोल रहा था कि जहां पर कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, हो जाता है और कोई बात नहीं है। तो एग्जाम्पल ऑफ डाइंग ऑफ फैब्रिक समझ में आ गया, कलरिंग ऑफ क्या हो गया, फैब्रिक्स हो गया, क्लियर है। चलो ये सब देख लीजिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। अब बात होगी कि क्या ऐसा प्रोसेस है, क्या ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। कैसे होता है मैकेनिज्म, इसका डील करते हैं हम, ठीक है। देखिए